हेलो, कैसे हो यार। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, आई नो। लेकिन आज बहुत जबरदस्त वीडियो के साथ मैं आया हूँ। जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या डिवाइन जेई चैनल पे आएगा। और आप कमेंट पे कमेंट करते जा रहे हो। मुझे भी पर्सनल मैसेज आ रहे थे। हमारे पूरे टीम ने हमने डिसाइड किया कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए जेई मेंस के पीवाईक्यू करने इज मस्ट है। तो हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जो अप्रैल में अटेम्प्ट आने वाला है हमारा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जेई मेंस 2026 में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसका अच्छे से हम लोग एक बार देखेंगे। वो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्या पैटर्न था, क्या थीम थी। और फिर वो सॉल्व करने के बाद एक मैं रिवीजन सेशन भी लाऊंगा आपके लिए। फिर आपको सेकेंड अटेम्प्ट में देखना बहुत हेल्प होगी। पीवाईक्यू करने के पीछे क्या रीजन है, आपने देखा होगा कि ये जो लेटेस्ट पेपर आया था उसमें आप देखोगे उसमें बहुत सारी थीम ये पीवाईक्यू से इंस्पायर थी, इन्फ्लुएंस थी वहां पे। तो हमारा ऐसा मानना है कि अप्रैल वाले अटेम्प्ट में भी पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट गेम प्ले करेगा। इसलिए हम लेके आए हैं, मैं लेके आया हूं आपके लिए फिजिक्स के 2026 के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो आपको बिल्कुल भी मिस करने नहीं चाहिए। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट। जेई मेंस 2026 के पीवाईक्यू इस बार हमने टारगेट किया है मैकेनिक्स को। ऐसे एक एक यूनिट के, ज्यादा लंबी सीरीज नहीं होगी ये, 4-5 वीडियो आएंगे मेरे, उसमें आपको एक एक यूनिट के पीवाईक्यू मिलेंगे। और जैसे जैसे आप कमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए हम लोग आपकी सेवा में हाजिर है। ठीक है, तो चलो यार देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जेई मेंस 2026 का, देखो क्या है। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से आया हुआ है। और बहुत इजी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन था ये। मौत का कुआं, जो मैंने ऑलरेडी वन शॉट में पढ़ा रखा है, एज इट इज क्वेश्चन आ रखा है। आप देखना वन शॉट में मेरे सर्कुलर मोशन के, वहां पे मैंने ये सेम क्वेश्चन पढ़ा रखा है और सेम आंसर भी आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। लार्ज ड्रम हैविंग रेडियस आर, यहां पे दे रखा है हमें रेडियस आर। ठीक है, is spinning around its axis with angular velocity omega as shown in the figure. The minimum value of omega so that body mass m remain stuck to the inner wall of the drum, taking the coefficient friction between drum and the mass m is mu. इसका क्या मतलब हुआ, मैंने ये बार बार क्वेश्चन बताया हुआ है कि जैसे मेला होता है, मेले में क्या होता है, वो मौत का कुआं चलता है। तो इसमें यही पूछा है कि वो कितने स्पीड से बाइकर घूमे ताकि वो उसका एक्सीडेंट अवॉइड हो। वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, डायग्राम भी दे रखी थी तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, एफबीडी बनाना है, सॉल्व करना है। अभी इस ब्लॉक पे हमें एफबीडी बनाना है, तो देखो कैसे करेंगे एफबीडी। तो यहाँ एक एफबीडी बना देता हूं मैं, है ना। ये देखो एक एफबीडी बना लेते हैं यहाँ पे, मास एम। अब देखो यहाँ से एक वॉल है, तो वॉल है तो यहाँ से क्या लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा ऐसे, एक नॉर्मल लगेगा ऐसे, राइट। ठीक है, एक mg लगेगा नीचे, एक फ्रिक्शन लगेगा ताकि ये नीचे ना गिरे इसलिए फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, और एक ये गोल गोल ऐसे घूमेगा तो सेंट्रीपिटल कहाँ लगेगा, सेंटर पे लगेगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे। अब हम लोग बस लिख लेंगे, ये है आपका फ्रिक्शन, ये है आपका नॉर्मल, ये है आपका सेंट्रीपिटल और ये है आपका mg। अब हमें क्या करना है, देखो नॉर्मल को इक्वेट कर दो सेंट्रीपिटल फोर्स से। ओमेगा पूछा है तो नॉर्मल का आप सेंट्रीपिटल का कौन सा इक्वेशन लगाओगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अगर ये पहला इक्वेशन है, अगर ये गिरे ना, इसके लिए फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी तो नहीं गिरेगा। तो हम लोग कंडीशन लगा देंगे कि फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए mg से। दैट विल यूर सेकेंड कंडीशन। ठीक है, ये सेकेंड कंडीशन। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। अभी देखो कैसे करना है। तो हमें क्या करना है, फ्रिक्शन जो कि हमें होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल। तो हम लोग लिखेंगे म्यू इनटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, एम आर ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन एम जी। तो यहां से आप देखेंगे तो एम और एम कट हो जाएगा और ओमेगा यहां से आ रहा है आपका, देखो कितना आ रहा है, जी बाय आर म्यू का अंडर रूट।
दैट विल योर आंसर जी बाय आर म्यू। देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये देखो, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में आया था 26 में, डायरेक्ट टू अवर क्लास नोट्स। आप देख सकते हो प्रूफ के लिए, सेंटर सर्कुलर मोशन के वन शॉट में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, मतलब दिखेगा, मैंने किया है, हेडिंग भी लगाई है मौत का कुआं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हुआ पहला क्वेश्चन हमारा। सेकंड क्वेश्चन एलएलएम से है, देखते ही समझ में आ रहा है, द क्वेश्चन इज कम फ्रॉम सूडो फोर्स। सूडो फोर्स से ये क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बोल रहा है स्मॉल ब्लॉक मास एम स्लाइड्स डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्रिक्शनलेस, ये बाकी कहानी दी है, ठीक है, ए नॉट से जा रहा है, एंगल बिटवीन इंक्लाइन प्लेन थीटा दे रखा है, ठीक है, बेस लेंथ एल दी है, ध्यान से देखना, लेंथ ये वाली नीचे की एल दी है, ना कि ये एल दी है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, स्मॉल टॉप ऑफ द इंक्लाइन, द टाइम टेक टू रीच द लोएस्ट पॉइंट, ये ब्लॉक को इधर लोएस्ट पॉइंट तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है, यहां से यहां आने में। तो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि इस ब्लॉक का हमें एक्सेलरेशन निकालना है, और ये आपको पता है यहाँ पे सूडो फोर्स लगेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो रही है यहाँ पे, तो हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसे लगाते हैं, चलो देखते हैं। ये जो ब्लॉक एम है उस पे आप क्या करो, ये ऐसा एक ब्लॉक है, इस पे आप पहले फोर्स बैलेंस करो। देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, सूडो फोर्स कैसे लगाते हैं, रियल एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है। मान लो सूडो फोर्स अगर एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है तो सूडो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। अब जैसे यहां पे एक्सेलरेशन आगे लग रहा है तो सूडो फोर्स कहां लगेगा, पीछे। क्लियर है बात, तो सूडो फोर्स पीछे लगेगा, इसका मतलब ये सूडो फोर्स आपका पीछे लग जाएगा ऐसे, ये हमने बना दिया। कितना आएगा सूडो फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज योर सूडो फोर्स। क्लियर है बात, है ना। और एक कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे, एक लगेगा आपका mg नीचे, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा नीचे mg, और नॉर्मल वगैरह यहाँ पे एक नॉर्मल लग जाएगा, उसका कोई काम है नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन बना लो, ये आपका एक नॉर्मल लग जाएगा। ये सारी कहानी है, बोलो यार क्लियर है। अब देखो क्या मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। यहाँ पे एक कंपोनेंट इधर आएगा आपका और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये कंपोनेंट कितना होगा आपका, दिस कंपोनेंट सबको पता है mg साइन थीटा होता है, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा हमारा mg साइन थीटा, और ये कंपोनेंट आ जाएगा हमारा mg कॉस थीटा। क्लियर है बात। और देखो ये थीटा है, हमने यहाँ पे सूडो फोर्स बनाया है, इसको एक्सटेंड करो तो ये भी एंगल थीटा दिख रहा है आपको, है ना, मतलब ये भी एंगल थीटा है हमारा, ये एंगल कौन सा है, थीटा। तो एक कंपोनेंट इधर कौन सा आएगा हमारा, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा आपका एम ए नॉट कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा आपका एम ए नॉट साइन थीटा। क्लियर है बात एकदम, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी देखो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका, अभी नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, बताओ जरा, एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा मास से डिवाइड कर लो, तो g साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा, दिस विल योर एक्सेलरेशन। और एक बार ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अभी देखो इसमें नॉर्मल भी पूछ सकता था, नॉर्मल कैसे लिखेंगे, नॉर्मल आपके इक्वल हो गया mg cos थीटा प्लस ma नॉट sin थीटा। देखो अगर मान लो अप्रैल में अगर सूडो फोर्स पूछ लिया जाए नॉर्मल के साथ, तो ये आ जाएगा ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा, ये आपका क्या आ जाएगा, आपका नॉर्मल आ जाएगा। ये भी मैंने पढ़ा रखा है वन शॉट में, आप देख सकते हो आराम से। अगर कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है आप वन शॉट खोलो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जीरो से, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया, अब हम लोग इक्वेशन लगाएंगे अपना कौन सा, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, बराबर। अब s कौन सा है हमारा, s हमारा ये है, ये हमारा s है, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा लिखेंगे हम लोग, L बाय, इसको थोड़ी देर के लिए x मानेंगे तो L बाय एक्स, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, L बाय कॉस थीटा। घाई मत कीजिए, आराम से करना, आंसर आना चाहिए हमें, बाकी कोई घाई गड़बड़ नहीं है। तो s x कितना आ गया हमारे पास, L बाय कॉस थीटा, और दैट विल इक्वल टू हाफ इंटू दिस एक्सेलरेशन g साइन थीटा
माइनस ए नॉट कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। बहुत जबरदस्त, ये आ गया। अब बस टाइम निकालना है यार। तो देखो ये 2l उधर गया, g इधर गया, तो देख लो आंसर कौन सा मैच हो रहा है। देखो g साइन 2 थीटा, ये देखो 2l बाय g साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा 2 ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरे ख्याल से डी आंसर मैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये दोनों में हाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, ये आंसर मैच हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो हो जाएगा आराम से। एक स्टेप बस आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, कि कर दूं मैं ही, चलो मैं ही कर देता हूं, एक बार देख लेते हैं। तो टाइम आ जाएगा आपका अंडर रूट 2l बाय जी साइन थीटा कॉस थीटा, जी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ये कितना आ जाएगा आपका ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, 2g0 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब बस 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 4l हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा। डी आंसर है इसका, ठीक है। तो डी इसका 100% सही आंसर है। क्लियर है बात, कोई डाउट है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये एपीडी है, ये आ गया आपको तो काम हो जाएगा आपसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते ही समझ में आ रहा है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, डरने वाली बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो करने ही होते हैं, इजी क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, द ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ स्लोप थीटा एट t is equal to 0 of the block given at the upward momentum so that it start moving up on the inclined surface with velocity u, the distance as traveled by the block before it's become 0। बहुत इजी क्वेश्चन। ऐसा है यहाँ पे ब्लॉक, यहाँ पे हमने ब्लॉक बनाया हुआ है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इसको बोल रहा है कि भाई ये इस ब्लॉक को हमने मास m का है, यहाँ पे इसको u वेलोसिटी दे दी, और थोड़ी देर बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इसको भेज दो इधर, यहाँ पे मान लो s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ये एंगल कितना है, थीटा। हो जाएगा ये क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है देखो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे करेंगे v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर। अब मैं मेरे कन्वीनियंस के लिए क्या करता हूं, इसको x मान लेता हूं और इसको y मान लेता हूं, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर है, एक्सेलरेशन आपको पता है इसमें का कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, जी साइन थीटा लगेगा, और क्या लगेगा, है ना। तो माइनस 2g साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगा, तो यहां से s आ जाएगा आपका यू स्क्वायर बाय 2g साइन थीटा, दैट विल योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा यू स्क्वायर बाय 2g साइन थीटा, बी आंसर हो गया, ठीक है। 2-3 सेकंड में आंसर आ गया है इसको। इसको तो पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने भर भर के किए हुए हैं, आप देख लेना, हर क्लास में ये क्वेश्चन होता ही होता है, कोई खास बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से देख लेना एक बार, ठीक है। ओके, इसमें वो वाला भी क्वेश्चन आता है कि अगर बॉडी फ्रिक्शन है और ऊपर जा रही है तो क्या होगा। ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा प्लस म्यूजी कॉस थीटा, नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा माइनस म्यूजी कॉस थीटा। दो चीजें याद रखना, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है कि ऊपर जाने में जो टाइम लगता है 1/2 टाइम्स ऑफ नीचे डाउन आने में टाइम लगता है, तो बताओ म्यू कितना होगा। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो एक बार देख लेना वो वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है यार, एकदम ओके। अगेन काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन है ये, आप एनएलएम का भी बोल सकते हो, लेकिन मैं तो काइनेमेटिक्स का ही बोलूंगा। बस मास से डिवाइड करना है, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, जैसे ही एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपका काइनेमेटिक्स शुरू हो जाएगा वहां से। क्लियर है बात, बोलो क्या हो रहा है। A 4 kg mass moves under the influence of force 4t cube I cap minus 3tj cap। अब मास ओरिजिन पे था, ये इंपॉर्टेंट है, जब टाइम 0 था, बराबर। यहां से हम मोटा मोटा समझ सकते हैं एक्स 0 है, t इज इक्वल टू 0 पे, यहां से हमें पता चल रहा है। तो 2 सेकेंड पे वेलोसिटी और पोजीशन निकालनी है, ठीक है। तो आपको पता है क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर लो, तो कितना हो जाएगा टी क्यूब आई कैप माइनस 3t बाय 4 जे कैप।
और दैट विल इक्वल टू योर dv बाय dt। एक्सेलरेशन dv बाय dt होता है। अब एक बार इंटीग्रेशन करोगे, ये मैंने शॉर्टकट भी बताया आपको ऐसे, एस वी ए, एस को डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करोगे एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करोगे वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट, खत्म। यही कर रहा हूं। अब मेरे पास एक्सेलरेशन है तो एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो वेलोसिटी, और एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो मिल जाएगा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। अब करो भाई इंटीग्रेट, इसमें इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी कितनी आएगी इसमें, t4/4 आई कैप माइनस 3t स्क्वायर बाय 8 जे कैप। और लिमिट क्या लगाओगे, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी भी मेरी 0 थी, सही बोल रहा हूं क्या? हाँ, स्टार्ट बोल रहा है ना, ठीक है। और जब टाइम 2 था अपना, तब वेलोसिटी मुझे निकालनी है। क्लियर है बात? अब करो v इज इक्वल टू टी की जगह डालो 16/4 कितना हो जाएगा, ये 4 आई कैप, बहुत जबरदस्त। 2 डालो कितना हो जाएगा 12/8, 12/8 मतलब 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2 जे कैप। सो ये आराम से अपनी वेलोसिटी आ गई है ना, आराम से ये वेलोसिटी आ गई। तो पहला पार्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ट्रिक है डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम, अभी यहाँ तो वो ट्रिक काम नहीं की इसलिए बच गए आप लोग, लेकिन आगे याद रखना कि जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो एक प्लस सी आता है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी अगर मैं लिखूं तो वेलोसिटी कितनी आई थी मेरे पास, t4/4 आई कैप माइनस 3t स्क्वायर बाय 8 जे कैप प्लस एक सी भी आएगा। अब उन्होंने बोला है कि v0 पे t0 है, तो सी भी इनडायरेक्टली क्या आ गया, 0, समझे ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, dx बाय dt, dx बाय dt लिखो या dr बाय dt लिखो, बात एक ही है, समझ में आ रहा है? तो उन्होंने r लिखा है तो हम भी r ही लिख लेते ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। तो हम लोग लिखेंगे dr वेक्टर बाय dt। अब बस भाई करो इंटीग्रेट इसको, और क्या है, तो कितना आ जाएगा t5/20 आई कैप माइनस टी क्यूब बाय 8 जे कैप, दैट विल इक्वल टू योर आर वेक्टर। लिमिट लगाएंगे 0 से r, इधर लगा देंगे 0 से 2। क्लियर है बात? अब 2 डालो, देखो 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 32/20, 32 को 32/20, 32/20 आई कैप माइनस इधर कितना हो जाएगा 8/8 जे कैप हो जाएगा, और दैट विल योर आर वेक्टर। अब भाई इसको 4 से डिवाइड हो जा सकता है ना, 4 8 जा 4 5 जा, तो 8/5 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा आर वेक्टर जो आ गया 8/5 आई कैप माइनस जे कैप, दिस विल योर आर वेक्टर, दिस विल योर आर वेक्टर। देखो जरा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, r/8/5 माइनस जे कैप 4 आई कैप माइनस 3/2 जे कैप, सी ऑप्शन क्लियर हो गया। क्लियर है बात एकदम? देखो एक बार, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना यार, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे समझ के लो सेकेंड अटेम्प्ट में ऐसे ही क्वेश्चन मिलते जुलते आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी था, आपने ले लिया है, उससे सीखो, और सेकेंड अटेम्प्ट भाई पूरी ताकत से देना क्योंकि वो अभी लास्ट अटेम्प्ट है आपका, समझ में आ रहा है? तो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए बहुत मेहनत करना बहुत जरूरी है, एक स्मार्ट वे से मेहनत करना जरूरी है। अगर आपको चाहिए होगा कि मैं आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है जिससे आपके 20-30 मार्क्स बढ़ जाए जेईई मेंस में सिर्फ पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी से, तो चाहते हो तो कमेंट अगर आप करोगे, इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दोगे, तो मैं हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर जो मैंने किया था एकदम प्रो लेवल टाइप एक स्ट्रेटेजी में आपके लिए लेके आऊंगा जो कहीं नहीं सुनी होगी आपने, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। 6 अगेन यहाँ पे भर भर के आप देख सकते हो काइनेमेटिक्स एनएलएम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछना भी चाहिए। क्या बोल रहा है, पार्टिकल मास m फॉल फ्रॉम द रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है। अब बोल रहा है द रेजिस्टिव मीडियम हैविंग द रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस केवी, वी इज द वेलोसिटी। अब कौन सा ग्राम है, अभी ग्राफ देखोगे तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हमें निकालना है। तो यहाँ क्वेश्चन ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई फोर्स अगर माइनस केवी है तो फोर्स को लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन,
और एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, dv बाई dt। अब t क्यों लिखा मैंने, v dv बाई dx क्यों नहीं लिया, क्योंकि x एक्सिस में टाइम है भाई, जो वेरिएबल पूछा है उसी में तो क्वेश्चन लाओगे ना। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, dv बाई v इज इक्वल टू माइनस के बाय एम डी टी। बस काम खत्म हो गया, जीरो से टी तक लेके जाओ और इधर जीरो से वी तक लेके जाओ। ठीक है, वी, जीरो से वी बोल रहा है क्या ये, एक काम करो ना, लिमिट ही मत लगाओ, क्यों लिमिट लगाना है, वैसे भी हमें तो बस नेचर ही देखना है ना, तो लिमिट लगाने का कोई फायदा नहीं है। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आएगा एल एन वी बराबर माइनस के बाय एम टी, तो v आ जाएगा e की पावर माइनस के बाय एम टाइम्स टी। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब इसको कैसे चेक करते हैं, हालांकि इसका ग्राफ पता होना चाहिए आपको, लेकिन मान लो किसी को नहीं पता है तो कैसे निकालना है, तो आप हमेशा ग्राफ के लिए क्या करो, t इक्वल टू जीरो को डालो। तो t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी है, कुछ तो कुछ कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। और जब टाइम इंफिनिटी है तो माइनस इंफिनिटी पे वेलोसिटी जीरो है। अब देखो ऐसा कौन सा ग्राफ है, जीरो मतलब ये टेंस का साइन है भाई, ये आपको कृष्णन सर बहुत अच्छे से बताएंगे कि टेंस टू क्या होता है, लिमिट क्या होता है। तो देखो टाइम इंफिनिटी पे वेलोसिटी जीरो है, और जब जीरो है तब समथिंग वेलोसिटी है, तो ये सी ऑप्शन मैच होगा। वैसे भी ये ग्राफ पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं है, पैराबोला भी नहीं है, ए भी नहीं है, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका आराम से मैच हो जाएगा। बोलो क्लियर एकदम, ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर। ये कौन सा क्वेश्चन है, चलो देखते। हाँ अभी अभी मैंने जो बताया था ना आपको, अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा माइनस म्यूजी कॉस थीटा, नीचे आ रही है तो जी साइन थीटा प्लस म्यूजी कॉस थीटा। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा है जेई ने कि क्या बताऊं आपको, वापिस क्वेश्चन आया आपके सामने, क्या बोल रहा है, द ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज मूविंग ऑन इंक्लाइन प्लेन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड ये दिया √3/2, फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक सो दैट, ये हमारे काम का है, ब्लॉक विल मूव डाउन। बस एक ही वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डाउन। तो इसमें यार मेरे को थोड़ा सा चीजें बताने दो आपको, मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जब भी बॉडी ऊपर जाएगी तो आपका आ जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, याद रखना है इसको, सॉरी म्यू एम जी कॉस थीटा। एक्सेलरेशन पूछा तो मास से डिवाइड कर लेना, और जब भी बॉडी डाउन जाएगी, डाउन, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, ये आना चाहिए। ये दो फॉर्मूले आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले को याद रखना। अब देखो यही फॉर्मूले हम लोग अभी यूज करेंगे, कहां पे, क्या बोला है, डाउन जा रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ, ये वाला, तो डाउन का फॉर्मूला यूज करेंगे, डाउन, तो कितना है एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, बहुत ज्यादा बढ़िया। अब देखो मास कितना है 5 kg, तो 50 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2 माइनस म्यू एम जी, म्यू कितना है √3/2, एम जी होगा 50, कॉस 30 होगा कितना √3/2, काम खत्म हो गया। बस सॉल्व करना है अभी, कितना आएगा देखो 50/2 कितना हो जाएगा 25, माइनस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 3, 150/4, 150/4 मतलब कितना हो जाएगा 75/2, मतलब 37.5 आ रहा है क्या ये, बिल्कुल। तो डाउन कितना होगा, तो डाउन आपका आ जाएगा -12.5 न्यूटन, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना फोर्स लगेगा डाउन जाने में 12.5, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। बोलो आ गया कि नहीं, बहुत इजीली आ जाएगा। आप मेरे को वही बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से अगर लेक्चर सुनोगे कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं लगेगी आपको, और मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, उसके साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है, तो ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अगेन एनएलएम से क्वेश्चन आया है, आप देख लेना। अब ये ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाला सिस्टम है,
ऐसे क्वेश्चन हमने भर भर के किए हैं। ब्लॉक ऑन ब्लॉक मैंने आपको बताया भी था कि ब्लॉक ऑन ब्लॉक के क्वेश्चन कैसे करते हैं यार, बताया था कि नहीं। अब देखो, इन द गिवन फिगर द ब्लॉक ए बी सी इज 4 kg 6 kg 8 kg। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, यहाँ पे वैल्यू लिख लो, कितना है ये 8 kg 6 kg 4 kg, बस ये हमने लिख लिया सबसे पहले। द कोएफिशिएंट फ्रिक्शन सब में है 0.5 का। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक सी विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से क्या समझते हो आप कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। कांस्टेंट स्पीड मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो है तो आपका फोर्स भी जीरो हो गया, और फोर्स जीरो है तो हमें बस फोर्स बैलेंस करने हैं और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब एक एक ब्लॉक का हम लोग एफबीडी बनाते हैं। ये 3 ब्लॉक है आपके सामने, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है अपना 8 kg, ये है अपना 6 kg, और ये है अपना 4 kg। अब देखो 8 kg पे क्या हो रहा है, बाकी सारी चीजें भूल जाओ, एकदम नेचुरली सोचो। 8 kg को मैं आगे भी खींच रहा हूं, ऐसे आगे खींच रहा हूं, तो 8 kg पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे। क्लियर है। तो 8 kg पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा आपका, ऐसे पीछे। कितना फ्रिक्शन लगेगा वो, म्यू एम जी। नॉर्मल कितना होगा, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 180, 180 इंटू 0.5 90। म्यू एम जी की है बस, म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना है यहाँ 8 इन 6 14, 14 और 4 18, 18 इंटू जी 180, 180 इंटू 0.5 90। काम क्लियर है। यहाँ पे लग रहा है फोर्स एफ, तो यहाँ पे चुपचाप यहाँ पे फोर्स एफ बना दो। इस ब्लॉक का काम हो चुका है अभी के लिए, ठीक है ना। अब देखो, ये जब ब्लॉक आगे जाएगा तो ऊपर वाला ब्लॉक पीछे जाएगा, समझ रहे हो। ये जब आगे जाएगा तो ये पीछे जाएगा, ये पीछे जाएगा तो फ्रिक्शन आगे लगेगा। तो 6 kg पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ये पीछे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये पीछे जाएगा, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ऐसे समझ रहे हो ना। 8 kg ऐसे पीछे पीछे आ रहा है, 6 kg आगे आगे जा रहा है, 6 kg आगे आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, समझ रहे हो। तो 6 kg पे फ्रिक्शन आपका यहाँ पे कितना लगेगा, फ्रिक्शन देख लो। नॉर्मल कितना है 100, 100 इंटू ये 50, 50 न्यूटन बराबर। अब ये फ्रिक्शन 50 पीछे लग रहा है, तो इस पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगा, तो इस पे क्या लगेगा, आगे लगेगा। तो इस पे ये फ्रिक्शन ऊपर वाले की वजह से कितना लगेगा, 50 न्यूटन। समझ रहे हो कि नहीं यार, समझ रहे हो एकदम, ठीक है ना। तो बस फ्रिक्शन ही निकालना है हमें, कितना आंसर आएगा इसका, तो एफ ही निकालना था ना। तो बस काम हो गया, 140 आंसर है इसका, 140 क्या इसका आंसर, मेरे को भी नहीं पता। ब्लॉक ऑन ब्लॉक का अरे टेंशन भी है ना इसमें, सॉरी सॉरी, ये टेंशन भी है। 8 kg पे यहाँ पे एक टेंशन भी लगेगा, है ना। 6 kg पे वो टेंशन भी आगे है, ऐसे। वही मैंने सोचा, इसका तो यूज ही नहीं है, तो टेंशन को मैंने निगलेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये आ गया टेंशन। अब 4 kg, अब ये पीछे जा रहा था, ये आगे जा रहा था, ये आगे जा रहा है, तो ये ऐसे पीछे पीछे जा रहा है, पीछे पीछे जा रहा है, मतलब 4 पे आगे फ्रिक्शन लगेगा। तो 4 पे लग गया आगे फ्रिक्शन, कितना आगे लग गया 40, 40 इंटू 0.2 20, और इस पे आगे है तो 6 पे पीछे है, ऐसे। बोलो यार, क्लियर है क्या बात, क्लियर है। एकदम नेचुरली मैंने फील देते हुए आपको ये चीज बताई है। एकदम फ्रिक्शन की डायरेक्शन में ही कंफ्यूजन होता है, कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं, नेचुरली पढ़ो। कैसे, 8 kg आगे आ रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ये आगे आ रहा है 6 kg पीछे जा रहा है, 6 kg पीछे जा रहा है तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, 6 kg पीछे जा रहा है तो 4 kg पीछे 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 जाएगा, तो फ्रिक्शन आगे लगेगा। समझ रहे हो क्या, एकदम ठीक है। अब बस क्या करना है, टेंशन कितना आ गया हमारे पास 70, टेंशन कितना आ गया 70, तो टेंशन 70 आ गया, तो टेंशन को 70 डाल दो तो कितना हो जाएगा ये 90 और 50 140, 140 और 70 210, तो फोर्स आ गया हमारे पास 210 न्यूटन। दैट विल योर आंसर। क्लियर है एकदम,
है ना, एकदम नेचुरल तरीके से। जितना आप हल्का होके पढ़ोगे ना उतना आपको मजा आएगा। ज्यादा प्रेशर लोगे, रूल भी याद रखोगे कि दोनों को एक साथ चलना है ऐसे वैसे, तो मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रेविटेशन से, बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप ही बताए, ऐसे क्वेश्चन हम कितनी बार कर चुके हैं, भर भर के ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बस वही क्वेश्चन उन्होंने उठा के ग्रेविटेशन में डाल दिया। नथिंग स्पेशल, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्या करना है देखो, सेंटर उन्होंने बोला है कि 4 मास रखे हैं और पहले सेंटर पे कितना फोर्स है, F1। तो पहले सेंटर पे हम लोग फोर्स निकाल लेते, देखो। तो इसमें तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, 4gm/a², 2gm/a², मतलब यहाँ पे अट्रैक्टिव होता है यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 4gm/a², 2gm, मतलब ये आ जाएगा 2gm/a²। और हम लोग काम करते gm/a² को मान लेते भाई F, तो यहां से वो कितना आ जाएगा फोर्स 2F। फिर ये फोर्स ऐसे लगेगा 3mgm/a², gm/a², तो कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 2gm/a², है ना। समझ रहे हैं ना, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। तो ये भी 2F हो जाएगा, बीच में 90 डिग्री है। क्लियर है। तो ये मजाक मजाक में हमारा F1 डायरेक्ट आ जाएगा, F1 इधर ही लिख देता हूं। F1 कितना आ जाएगा, 2F और 2F का होल कितना आ जाएगा, 2√2F आ जाएगा। ऐसे ही रहने देते हैं इसको, फालतू में डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है। 2√2F आ जाएगा F1, 2√2F। अब हम लोग किसका करेंगे, उन्होंने बोला 3m और 4m को इंटरचेंज करो। ठीक है यार, करने को बोला है तो कर लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे m वैसे के वैसे है m, यहाँ पे 2m वैसे के वैसे है। बस इन्होंने यहाँ पे इंटरचेंज करने को बोला है। कैसे इंटरचेंज करेंगे, 4m उधर फेंक दो और 3m इधर फेंक दो। अब सेंटर पे बात चल रही है यहाँ पे। अब बस काम हो गया हमारा, 4gm/a² और gm/a², तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3gm/a², 3gm/a², और gm हमारे लिए क्या है f, तो ये आ जाएगा 3f। फिर ये 2gm/a², 3gm/a², तो इधर भी आ जाएगा gm/a², ये कितना आ जाएगा f। दोनों में कितना एंगल है, 90 डिग्री। बस अब दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो यार, वही F2 है हमारा। तो F2 कितना हो जाएगा, F2 √3f का स्क्वायर, 9f² प्लस f², तो F2 आ जाएगा हमारे पास कितना, √10f। ये आ जाएगा F2 आ जाएगा हमारे पास √10 टाइम्स f। इतना क्लियर है। अब उन्होंने बोला है F1/F2, तो निकाल लेते हैं। F1 डिवाइडेड बाय F2 कितना आ जाएगा, देखो F1 कितना है हमारा 2√2 और ये है √10, और ये इसको इक्वल दिया है α/√5। तो देखो ये √5 कैंसिल होके अल्फा हमें दिख रहा है डायरेक्टली 2, तो इसका आंसर कितना है, 2 आंसर है। देखो यहाँ पे किधर गया ये, सो डी आंसर है हमारा। बहुत इजीली आ गया, हार्डली 2-3 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मुझे समझा नहीं इसलिए स्टेप लिखनी भी पड़ी, नहीं तो ये ओरली भी होने वाला क्वेश्चन है। डायरेक्ट दिख जाता है, इधर 2f तो 2√2f इधर है, इधर √10 है, दोनों का रेशो लो, खत्म करो कहानी। ठीक है, ये क्लियर है एकदम, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Flexible chain of mass m hangs between two flexible points at the same level. The inclination of the chain with the horizontal at the 2 points support 30 degree. The consider the equilibrium is the half of the chain. The tension at the lowest point. ठीक है, अब इसमें डायग्राम नहीं दी इसलिए आपको ये चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन है बड़ा इजी। एनएलएम में मैंने, एनएलएम पे नहीं, मैंने कहा बताया था, एनएलएम में भी बताया था मैंने वन शॉट में, और वर्क पावर में भी मैंने बताया था, चेन और सेंटर ऑफ मास में भी बताया था। तो जिन्होंने भी वो सेशन देखा होगा उन्होंने वो क्वेश्चन ऐसे ही कर लिया होगा। देखो ये चेन है ऐसे ऐसे, अब उन्होंने बोला है यहाँ पे मिड पॉइंट पे टेंशन पूछा है यहाँ पे, मतलब आप बस इतनी ही चेन निकालो ऐसे, आप बस इतनी ही चेन निकालो ऐसे ऐसे इधर तक ये, और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो आपको पता है आपका जो भी टेंशन लगेगा ऐसे लगेगा, और ये लगेगा ऐसे टेंशन,
टेंशन इसको क्या बोल दो, लोएस्ट पॉइंट बोल दो, और क्या है। और उन्होंने क्या बोला है, टेंशन हैंग्स बिटवीन द टू फ्लेक्सिबल पॉइंट सेम लेवल। ठीक है, अब बच्चों ये देखो, ये एंगल कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लगेगा कितना, t cos 60, और ये ऊपर लगेगा आपका t sin 30 डिग्री। क्लियर है बात। और ये TL है आपका लोएस्ट पॉइंट का टेंशन, और नीचे आपका mg लगेगा, ये उसको मत भूलना। mg कितना लगेगा, m/2g, क्योंकि आधी ही चेन है, mg मत लिखना, आधी ही चेन है। बस बैलेंस कर लो, t cos 30 को कौन, t sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा, तो देख लो, तो t sin 30 डिग्री को बैलेंस कर लेगा m/2g, पहला इक्वेशन। और t cos 30 को कौन बैलेंस कर लेगा, हमें वो बैलेंस कर लेगा टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट। बस खत्म है यार कहानी। अभी तो इन दोनों को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करना है बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो भाई मारूंगा सपने में आके। अगर ये भी नहीं पता होगा तो दोनों को डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू mg/2l आ जाएगा। तो TL कितना आ जाएगा, mg/2 इंटू 1/√3 tan 30। तो टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट कितना आ जाएगा, √3/2 mg। बताओ है कि नहीं आंसर, बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल है, √3/2 इज योर करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है तो बोलो, एकदम क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेई मेंस 2026 अगेन ये स्प्रिंग वाला कॉन्स्टेंट मतलब क्वेश्चन है। उसमें मैंने बताया था आपको, जब भी स्प्रिंग कट करते हैं हम लोग, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो फोर्स होता है वो होता है k टाइम्स x माइनस, तो ये जो k होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होता है। जितना आप स्प्रिंग को कम करोगे k बढ़ जाएगा, और जितना स्प्रिंग को बड़ा करोगे k कम हो जाएगा। समझ रहे हो। अब उन्होंने क्या बोला है, स्प्रिंग कांस्टेंट तो उन्होंने दे रखा है 15, के तो दे रखा है उन्होंने 15 n/m दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। उसको उन्होंने दो पार्ट में कट किया। कितना पार्ट में कट किया, जा L1/L2 रेशो कितना आ जाए 1/3। हाँ, मैंने वापस एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट 15 दिया है, जो कि मैंने लिख दिया। मैंने क्या बताया कि फोर्स होता है -kx। मैंने बता रखा है वन शॉट में कि जितनी बड़ी स्प्रिंग होगी, जितनी ज्यादा लेंथ होगी, उसका के छोटा हो जाएगा, और जितनी छोटी स्प्रिंग हो जाएगी उसका के बढ़ जाएगा, बराबर। और के 15 है, और उन्होंने बोला है रेशियो लेंथ का कितना है, 1/3 है। तो स्मॉलर फोर्स कितना होगा, स्मॉलर, तो क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स स्मॉलर हो जाएगा। अब ये x कितना है, के तो 15 है, स्मॉलर कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 4L/L हो जाएगा ना। तो फोर्स कितना आ जाएगा, 60 न्यूटन। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 60 न्यूटन। इजीली क्वेश्चन हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन हमने किए, स्प्रिंग को थोड़ा पैरेलल लगा दिया, स्प्रिंग को थोड़ा सीरीज में लगा दिया। तो जब भी सीरीज में लगाते हैं तो के इक्विलिब्रियम आता है 1/k1 प्लस 1/k2। पैरेलल में लगा दिया तो k1 प्लस k2 हो जाता है। क्लियर है बात एकदम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया ग्रेविटेशन से। अगेन इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, द सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ इन द ऑर्बिट वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ अर्थ। द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज 2πr/r/g, ये तो पता है हमें। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में हमें देखना है। तो कैसे करें फर्स्ट स्टेटमेंट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो t को लिख सकते हैं 2π√re, और g को लिख सकते gm/r²। तो यहां से आपका आ जाएगा टाइम 2π√re³ ऐसे लिख सकते हैं। देख लो एक बार, क्लियर है। और क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या बताओ मुझे, मास को हम लिख सकते हैं क्या, रो इंटू 4/3πre³, जिससे आपको देखने को मिलेगा
जी बाय, देखो क्या देखने को मिलेगा, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो आर ई क्यूब बाय एम, आर ई क्यूब बाय एम इज 1/रो है। मतलब ये कुछ भी बोलो, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके आर इंटू जी वाले इसमें, सॉरी रो भी आएगा उसमें ना। देखो यहाँ एक स्टेप बढ़ा लेते हैं ना, क्यों इतना मरमर करना है, आर क्यूब बाय एम, आर क्यूब बाय एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m। क्लियर है बा, आर ई क्यूब बाय एम इज, आर ई क्यूब बाय एम इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/रो। ठीक है, तो 1/रो, तो आर ई बाय एम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं। देखो तो आ गया कि नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं रो बाय जी। तो मतलब टाइम पीरियड डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, बिल्कुल है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही, दूसरा भी सही। सही बोल रहा हूं क्या मैं, देख लो एक बार। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इतना निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। सो यस, आगे ना हमारे ग्रेविटेशन का एक और क्वेश्चन आ गया एस्केप वेलोसिटी का। देखो ग्रेविटेशन भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया है आजकल। पहले क्या होता था, ग्रेविटेशन को लोग इतना भाव नहीं देते थे, एक एक दिन में ग्रेविटेशन उड़ा देते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह ही बता देते थे कि बस के को जी लिखो। लेकिन अभी के टाइम वैसे नहीं रहा है, अभी ग्रेविटेशन को टाइम देना बहुत मस्ट हो गया है, क्योंकि अच्छे वेटेज के साथ ग्रेविटेशन हमें दिख रहा है एग्जाम में। ठीक है ना, अब इस साल भी देखोगे तो आप ग्रेविटेशन के अच्छे खासे क्वेश्चन आ चुके हैं, और इजी चैप्टर है, बिल्कुल बिल्कुल इजी चैप्टर है। अब देखो यहाँ पे भी एस्केप वेलोसिटी क्या बोल रहा है यहाँ पे, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द स्फेरिकल प्लैनेट ए इज 10 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छी बात है। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम another planet B whose density and radius is 10% of A, 10% ऑफ ए है। ठीक है, तो मतलब हमें पहले डेंसिटी में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो एस के वेलोसिटी तो सबको पता होती है, √2gm/r होती है भाई ये तो। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, 2g/r लिख लेते हैं, मास को लिख लेते हैं यहाँ पे रो इंटू वॉल्यूम, 4/3πr², आर क्यूब सॉरी, ऐसे लिख लेते हैं। अब देखना यहाँ पे ये और ये खत्म हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर देखोगे यहाँ पे, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या क्या है आपके, एक तो रो के और एक आर के, है ना। आर बाहर है, हाँ, रूट के अंदर नहीं है आर। ये हमें एक रिलेशन मिल गया, इससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ये एक डेंसिटी और इसमें हमें रिलेशन निकाला, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी डेंसिटी और रेडियस के ही टर्म में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जरा, वी ए डिवाइडेड बाय वी बी अंडर रूट रो ए बाय रो बी, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर रूट नहीं सॉरी, आर ए बाय आर बी। क्लियर है। अब उन्होंने बोला एक्स के वेलोसिटी ए की कितनी है, 10 किलोमीटर, मतलब 10 इंटू 1000, मतलब कितना हो जाएगा, 10⁴ बाय वी बी। इतना क्लियर है आपको, है ना। फिर उन्होंने बोला 10% ऑफ ए है, मतलब 10% मतलब 0.1 ऑफ रो है। फिर ये आर ए 10% मतलब 0.1 इंटू आर ए। तो यहां से आप देखना आर ए रो ए कट हो जाएगा। क्लियर है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो 10⁴ बाय वी बी इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 1/0.1 आ जाएगा ये, इंटू 1/√0.1। तो वी भी कितना आ जाएगा, ये 10 उधर जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, ये √1 हो जाएगा, और ये वी भी हो जाएगा। अब उन्होंने क्या बोला है यार, क्लोज टू बोला है कि एकदम एक्यूरेट बोला है, एक्यूरेट ही है ना ऑप्शन बिल्कुल। तो 1000/√10 ये हमारा आंसर हो जाएगा, वी भी है कोई ऐसा ऑप्शन। 1000, अच्छा 10 से मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा, √10/10 मतलब 100√10, ये हमारा वीपी हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो हमें क्या सीखने को मिला, दो क्वेश्चन हमें ऐसे मिले
कि जिसको हमें मास को कन्वर्ट करना था किसमें, डेंसिटी में कन्वर्ट करना था, समझ रहे हो ना। तो वैसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब क्या बोल रहा है, द इनिशियली सैटेलाइट इज 100 kg सॉरी इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.5 RE। फिर बोल रहा है the satellite can be moved to the orbit radius 3 RE by supplying alpha into 10 की पावर 6 द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। वापिस आपको पता है ये क्या करना है यार, वर्क एनर्जी का थ्योरम हमें लगा देना है। कैसे वर्क लगाते हैं आपको पता है, जीएम बाय अंडर रूट जीएम बाय आर क्या होती है, वेलोसिटी होती है, समझ रहे हो ना। तो वेलोसिटी जीएम बाय आर होती है, तो एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब इसमें जो एनर्जी आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जी एम स्क्वायर बाय 2 आर। बस पूरा क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस है, और ये पता भी है हमें, काफी बेसिक चीज है ना। अब ट्राई करते हैं भाई। अब देखो क्या बोल रहा है, सैटेलाइट मूव टू ऑर्बिट 3। अब एम सैटेलाइट है ना, एम स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 × 10 की पावर 6, ठीक है, 1.5 RG, ठीक है मास। तो बस इनिशियल एनर्जी निकाल लेते। इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, जी एम स्क्वायर बाय 2 × RE, मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 RE हो जाएगा। फिर फाइनल कितना है, बाद में कितना हो रहा है, जी एम स्क्वायर बाय 3 RE इंटू 2 RE कितना हो जाएगा, 6 RE। बस इनका डेल्टा निकाल लो। तो डेल्टा यू निकाल लेते हैं, U1 माइनस U2 करके, तो कितना आ जाएगा देखो। तो जी एम स्क्वायर बाय RE कॉमन निकाल लेंगे, RE, ठीक है। 3 भी कॉमन निकाल ले क्या, तो कितना हो जाएगा, 1 - 1/2। तो कितना आ जाएगा, जी एम स्क्वायर बाय 6 RE, ये आ गया। अब हमें ये एनर्जी ये दे रखी है, तो बस अभी वैल्यू डालने का है ना, तो हो जाएगा। अब जी कितना है, ये वैल्यू दे रखी है हमें, अल्फा इंटू 10 की पावर 6 इज इक्वल टू जी। जी कितना है, अच्छा उनको कन्वर्ट भी करना है ऐसे, क्योंकि उन्होंने स्मॉल दे रखा है हमें, तो जी एम बाय RE स्क्वायर ऐसे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जी जी एम बाय आर स्क्वायर होता है ना, करेक्ट। तो जी एम, तो एक एम को इसमें इंक्लूड कर लो, तो जी एम को हम लोग लिख सकते हैं जी इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जी इंटू एम, तो एक एम को रहने दो इधर, फिर जी इंटू एम को लिख लेंगे जी आर ई स्क्वायर बाय 6 RE, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, mg/e/6। अब थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा खेलना पड़ता है फॉर्मूले के साथ। अब देखो कितना आ जाएगा, m कितना है 100, g को बोला है 10, re को बोला है 6 × 10 की पावर 6 और इंटू 6। अब बस उड़ाना है खेल। अब देखो ये 6 और 6 गया, ये 10 की पावर 6 और ये 10 की पावर 6 गया, तो अल्फा आया हमारे पास 10 की पावर 3, मतलब 1000, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन इधर इधर हो तो भाई देख लेना, संभाल लेना, ठीक है। मैं भी फर्स्ट ही टाइम कर रहा हूँ, इतना पहले देखा था, अभी ये इधर कर रहा हूँ बस। क्लियर है एकदम। तो 1000 आ जाएगा, ये फॉर्मूला इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं ना इसको, ठीक है। अब बोल रहा है 3 masses 200 300 400 kg are placed on the vertices of an equilateral triangle with the side 20 meter. They rearrange on the vertices bigger 25 centimeter with the same center, ठीक है। प्लेस एट, तो वर्क डन निकालना है, तो आपको वर्क डन पता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करना पड़ता है, तो इजी क्वेश्चन है अगेन। तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे पहले छोटा सा स्पीयर निकाल, ये क्या बोल रहा है, मान लो यहाँ 200 kg है, यहाँ 300 kg है, और यहाँ 400 kg है, और इनकी लेंथ दे रखी है 20 मीटर। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जी m1m2/r, है ना। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जी m1m2/r। ये फॉर्मूला यहाँ लगाना है हमें,
ऐसे। अब लगाओ यार, कितना फॉर्मूला लगेगा, ये दोनों का पेयर पहले लिखो, है ना। तो कितना लिखेंगे, तो U1 लिख दो क्या इसको, है ना। तो कितना आ जाएगा G M1 M2 कितना हो जाएगा 400 इंटू 300, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 10⁴ बाय R, कितना हो जाएगा 20, प्लस ये दोनों का हो गया। अब ये दोनों का निकालो, कितना हो जाएगा 300 इंटू 2 6 इंटू 10⁴ बाय आर, ये अभी भी कितना है 20, प्लस अब इन दोनों का पेयर बनाते हैं, तो कितना हो जाएगा G इंटू 8 इंटू 10⁴ बाय 20। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है U1 कितना होगा G, और ये 12 6 8 कितना हो जाएगा 12 और 6 18, 18 और 8 26, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 10⁴ बाय 20। तो U आपका आ जाएगा, एक जीरो उधर गया, 13G, 13G इंटू 10⁻³ जूल, है ना। जी को क्यों नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इजी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। क्लियर है बात। अब आप ध्यान से समझना, हर जगह इधर 20 20 20 है। अब यहाँ पे लेंथ उन्होंने क्या कर दी बस 25, तो इधर भी कितना होगा 25 25 25, तो इधर कितना आ जाएगा 25। तो क्या मैं U2 डायरेक्ट लिख सकता हूँ स्मार्ट तरीके से, तो इधर मैं 25 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा G इंटू 26/25 इंटू 10⁴, ये एनर्जी आ गई। क्लियर है। अब उन्होंने दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है हमें, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो W क्या हो जाएगा U1 माइनस U2 कर लेते हैं फिर, है ना। तो कितना आएगा G 26 10⁴ कॉमन निकाल ले गए यहाँ से, इधर से आएगा 1/20 माइनस 1/25। तो G की वैल्यू अभी डाल दे क्या, हाँ चलो अभी डाल देते हैं। 6.7 इंटू 10⁻11 26 इंटू 10⁴ इंटू 5 बाय 5 इंटू 10⁻²। देख लो एक बार, क्लियर है। आगे कैलकुलेशन है, यही क्वेश्चन खत्म हो गया था, बाकी तो कैलकुलेशन है। अभी देखो ये 5 से ये 5 चला गया, 10⁻² से 10⁻² चला गया, 10⁻² इंटू ये 10⁻9 बचेगा, और 26 इंटू ये करना पड़ेगा अभी। तो 26 इंटू 6.7 कितना आता है अप्रोक्सीमेटली, सोचो जरा। 1.74 है क्या इसमें, 27 कैलकुलेटर निकाले क्या अभी, 26, चलो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो ऐसे ही कर लेते हैं, 26 इंटू 67, ये ना एक जीरो इधर 174, और दो जीरो एडजस्ट करेंगे तो C आ जाएगा। तो आपका वर्क डन आ जाएगा 1.74 इंटू 10⁻⁻7 जूल। हमेशा याद रखना, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे आपका बहुत मन करेगा कि कैलकुलेटर यूज करे, क्या होगा लास्ट में तो मैं कर लूंगा, मत करना, मत करना, नहीं तो लास्ट में जब भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आएगा गिव अप हो जाएगा आपका, समझ रहे हो, तो गिव अप हो जाएगा। इसलिए अभी ही प्रैक्टिस में कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। तो समझ में आया ये क्वेश्चन। अब देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेटिंग, ये तो मजा आया था क्वेश्चन में, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी पूछी थी उन्होंने, ओमेगा दे रखा है हमें, ओमेगा दे रखा है 176 रेडियन पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी पूछ ली थी, तो फ्रीक्वेंसी बच्चा बच्चा जानता है ω/2π होता है। तो ये हो जाएगा 176 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 7, बस खत्म। तो ये कितने से जाएगा, और ये 4 से जाके 28 आ जाएगा। तो ये 28 आंसर आ गया था। कितना टाइम पास क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो कि हमें करने होते हैं, ठीक है। ऐसा मत समझना अरे इतना इजी क्वेश्चन आएगा कैसे आ सकता है, मतलब 28 छोड़ के तो दूसरा कोई आंसर होगा, ऐसे मत दिमाग लगाना, आते हैं कभी कभी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर ये क्या है टाइम पीरियड, अभी देखो ये भी वापस कितना ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, हमें क्या करना है
टाइम पीरियड लिखना होता है 2π√L/g। अब टी स्क्वायर वर्सेस एल लिखा है तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा, तो 1/t² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/l हो जाएगा। तो 1/t² को y ले लो तो ये 1/x हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। दो ग्राफ सेम दिख रहे हैं वैसे, पता नहीं ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा, उतना याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। Two blocks with masses 100 gram, 200 gram are attached to the end of the string। SHM का क्वेश्चन है। A and B shown in figure। The energy stored in A is G, A is E, and the energy stored in B when the spring constant K KB। अब K और KB में रिलेशन दे रखा है और हमें B की एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो आप सबको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½KX²। क्लियर है बात। और आपको पता है जब भी इक्विलिब्रियम में होगा तो mg बराबर kx होता है। तो आगे तो आपको पता है, फिर x क्या होता है mg/k। तो इधर ½ KX को डाल देंगे mg/k का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा m²g²/2k। ये हमारी एनर्जी आ गई। क्लियर है बात, है ना। अब E A लिखना है हमें, तो ई ए कितना आ जाएगा, जो कि उन्होंने ई दे रखा है, तो वो आ जाएगा ½ के मास। तो आप अगर डायरेक्ट लिखना चाहो तो वो ज्यादा और इजी रहेगा मेरे ख्याल से, इतना पूरा लिखने से अच्छा है कि आपको दिख रहा है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है m²/k है, तो बात ही इतना ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो कर लेते हैं, तो EA/EB इट्स MA/MB का स्क्वायर, MA/MB का स्क्वायर इंटू KB/K। हाँ राइट, उल्टा है ना ये। ठीक है, अब MA/MB कितना होगा 100/200, मतलब 1/2, मतलब ये तो हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा EB, और ये हो जाएगा KB/K कितना हो जाएगा 4/3, बराबर ना। KB/K कितना हो जाएगा, बिल्कुल 4/3, तो 4 4 कट हो जाएगा, तो EB आ जाएगा हमारा, EB 3 टाइम्स E आ जाएगा यहां से, 3 टाइम्स E, मतलब कौन सा, सी ऑप्शन। क्लियर है बात। तो डायरेक्टली क्वेश्चन मैच हो जाएंगे अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई की है अच्छे से। ठीक है ना, कोई भी डाउट हो, डाउट में मुझे बताओ कमेंट में, पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, द स्प्रिंग केप स्ट्रेच पोजीशन विद द सेम एक्सटर्नली। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है, द स्प्रिंग केप्ट इन अ स्ट्रेच पोजीशन विद सम एक्सटेंशन ऑफ होल्डिंग द मास 1 kg एंड 0.2 kg सेपरेशन मोर देन स्प्रिंग नेचुरल लेंथ, अज्यूमिंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ फ्रिक्शनलेस, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि भाई एक मास उन्होंने इधर रखा है ऐसे, और एक मास रख दिया इधर। एक मास कितना है 1 kg और एक मास है 0.2 kg, है ना। हाँ 0.2 kg, और क्या बोल रहा है यहाँ पे बीच में लगा दिया हमने स्प्रिंग। स्प्रिंग के कितना है हमारा 150 N/m। क्लियर है बात। अब ऐसे क्वेश्चन में ओमेगा पूछा तो हमें पता है ओमेगा होता है √K/m, बस m की जगह पे हम लोग क्या डालते, रेड्यूस मास डालते। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, देखो ओमेगा होता है K/रेड्यूस मास, म्यू को बोलते हैं रेड्यूस मास, इसको याद रखना, रेड्यूस मास। और रेडियस मास मैंने सेंटर ऑफ मास के वन शॉट में अच्छे से बताया है, देख लेना। रेडियस मास होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये रेडियस मास होता है, ये रेडियस मास, और ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। क्लियर है बात। अब पहले हम लोग रेडियस मास निकाल लेते हैं। रेडियस मास कैसे, यहां निकाल लो। रेडियस मास है m1 m2, मतलब 1 इंटू 0.2 और 1 प्लस 0.2, तो कितना आ जाएगा 0.2/1.2, तो म्यू आ जाएगा हमारा 1/6।
ये रिड्यूस मास आ गया। अब ये बस यहाँ रखना है। तो ओमेगा है हमारा अंडर रूट के। के कितना है बोलो भाई 150, और म्यू कितना है 1/6। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 900। तो 900 का रूट कितना होता है 30 रेडियन पर सेकेंड। 30 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? तो ओमेगा कितना आ गया 30 रेडियन पर सेकेंड। ओके 12 बज गए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 20। सिंपल पेंडुलम ऑफ स्प्रिंग लेंथ 30 सेंटीमीटर परफॉर्म 20 ऑस्किलेशन इन 10 सेकेंड। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड पेंडुलम पर 40 सेकेंड। अरे यार ये तो वही क्वेश्चन है ऑस्किलेशन वाला, तो आप आराम से इसको टैकल कर लेना भाई, ठीक है ना, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना। ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर 2π√k/m। उल्टा दिया है उन्होंने, गलत मत करना, गलत मत समझना, उनकी मर्जी, उन्होंने दिया है तो मान लो, के का यूनिट अलग होगा फिर, है ना। फिर एक्यूरेसी दिया है उन्होंने 10 ग्राम विद एक्यूरेसी 10 मिलीग्राम, एंड द टाइम फॉर 50 ऑस्किलेशन ऑफ द स्प्रिंग फाउंड टू बी 60 सेकेंड, और एक 2 सेकेंड रिजोल्यूशन। परसेंटेज एरर इन स्प्रिंग कांस्टेंट के इज डैश डैश परसेंट, 1 नहीं है इधर, डैश डैश परसेंट होगा। क्लियर है बात यार, है ना, डैश डैश 1%, इसको हटाओ थोड़ा, हाँ। तो लिख लेते हैं इनका, स्क्वायर कर लो, टी स्क्वायर बराबर 4π² k/m। तो बस इसको के का एरर निकालना है हमें, तो के को लिखो m इंटू टी स्क्वायर इंटू 4π²। अब आपको पता है आगे की कहानी क्या है, लॉग लगाओ, डिफरेंशिएट करो, दुनिया का कोई भी एरर निकाला, ठीक है। तो कैसे करेंगे, डेल्टा k/k इंटू 100, डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा t/t इंटू 100। बात खत्म हो गई यहाँ पे बात खत्म हो गई। अब बस वैल्यू डालो भाई। डेल्टा एम कितना बोल रहा है ये 10 मिलीग्राम, 10 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम, और इधर कितना है 10 ग्राम इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी किधर है देखो, डेल्टा टी दिया है 2 सेकेंड 50 ऑस्किलेशन, तो लिखेंगे 2/50। और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 60 सेकेंड, कितने में 50 ऑस्किलेशन। तो ऑस्किलेशन तो वैसे भी कट ही होने वाले हैं, लेकिन ऐसे लिखना होता है जब ऑस्किलेशन दिया होता है तो डिवाइड करना होता है बस, ठीक है ना। तो देखो ये कितना आ रहा है, ये 10 से 10 तो खत्म हो गया, ये बचेगा सिर्फ 0.1 प्लस ये देखो 50 से 50 खा गया, 4/60 मतलब कितना हो जाएगा 1/15, 100/15 आ जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा k/k इंटू 100 अगर करेंगे तो कितना आ रहा है 0.1 प्लस ये कितना हो रहा है 20/3, तो कितना आ रहा है 20 प्लस 0.3/3, तो ये कितना आ रहा है 20.3/3। तो कितना परसेंटेज आ रहा है देखो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे भी सॉल्विंग है क्या, 6 पॉइंट समथिंग दिख रहा है ना, 6, तो करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ऑप्शन देख के ही बता दे रहा हूँ 6.76। 7 तो नहीं आ रहा है ना, नहीं नहीं 7 नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। तो देख लेना अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप मैंने करके दिखाया हुआ है, आप देख लेना आराम से। यस ठीक है। तो ये रहे आपके मैकेनिक्स के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो मुझे लगे, हो सकता है किसी स्टूडेंट को वो इजी लगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, आपको करने जरूरी है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता है कि हर टफ क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये अच्छे से ये क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना एक बार। कैसे सेशन लगा, बहुत मेहनत लगती है भाई, देखो टाइम कितना हो गया है, आप देख लो टाइम 2357, ठीक है, 12 बजने को 3 मिनट कम है, तो बहुत मेहनत लगती है। तो थोड़ा सा प्यार देना, अच्छे से पढ़ाई करना, सेकेंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन
आपका होना चाहिए बहुत अच्छे रैंक से, बस यही दुआ है भगवान से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको कौन सा लेक्चर चाहिए कमेंट में बताना, अगला जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।